जो कुछ कुरीतियां हैं, अब हलाला, इद्दत, बहु विवाह, बाल विवाह, 3 तलाक आदि जो कुप्रथाएं हैं, उन पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकेगी। हमारे मीडिया के मित्र मुझे बीच में, मैं दिल्ली के चुनाव में था तो वहां मुझसे मिलने आए थे, तो कुछ लोगों ने मुझसे प्रश्न किया था ऑन कैमरा कि आपने इसमें से जनजातियों को अलग कर दिया है, तो ये समान नागरिक संहिता कैसे है? अब मैं थोड़ा टेक्निकल भी हो गया आप लोगों के साथ, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी, क्योंकि आप लोगों को तो लिखना पढ़ना होता है और सब बनाना होता है, वो फेस तो हम ही लोगों को करना होता है, जवाब हमको ही देना होता है। तो हमने संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत वर्णित हमारी अनुसूचित जनजातियों को इस संहिता से बाहर रखा है, जिससे कि उन जनजातियों का और उनके रीति रिवाजों का संरक्षण किया जा सके। और वैसे हमारी ड्राफ्ट कमेटी जब उनके पास गई थी तो उन्होंने कहा था उस समय कि हमारी जो पहले इस प्रकार की जो भी बातें थी, अब हम उस तरह से नहीं है मतलब, लेकिन फिर भी अगर हमको कुछ समय दे दिया जाए तो भारत के संविधान में जो विशेष उनको प्रिविलेज मिला हुआ है, उसी के अनुरूप ये ड्राफ्ट बनाते समय ड्राफ्ट कमेटी ने उसका ड्राफ्ट में उन सभी प्रावधानों को किया है। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं पुनः स्पष्ट करना चाहूंगा कि समान नागरिक संहिता किसी भी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं है। बार बार ये बात भी आती है कि साहब, क्यों सादाब शमसी जी, बार बार ये बात आती है कि जो है ये किसी को टारगेट किया जा रहा है। ये किसी को टारगेट करने जैसी कोई बात नहीं है। ये समाज की जो कुप्रथाएं हैं उनको मिटाकर सभी नागरिकों को समानता से समरसता स्थापित करने का एक कानूनी प्रयास है, और इस कानून के माध्यम से किसी भी धर्म की मूल मान्यताओं और प्रथाओं को नहीं बदला गया है, केवल कुप्रथाओं को दूर किया गया है। यही कारण है कि विश्व के प्रमुख मुस्लिम देशों में सहित दुनिया के सभी सभ्य देशों में पहले से ही समान नागरिक संहिता लागू है। ये शायद कम लोगों को जानकारी होगी। काजमी साहब, आप बहुत बोलते हो हमारी तरफ से टीवी में ना, आप लोग सब इनको सुनते होंगे। काजमी साहब को, मुफ्ती मोहम्मद कासमी साहब हैं ये हमारे, तो ये आपको बार बार पक्ष रखना पड़ता है, सादाब जी को रखना पड़ता है, अन्य लोगों को रखना पड़ता है। तो ये पूरे मुस्लिम देशों सहित दुनिया के अधिकांश देशों में ये संहिता लागू है। इस कानून द्वारा सभी धर्मों के लोगों के लिए विवाह और विवाह विच्छेद तो समझ गए ना, उसको डिफाइन तो नहीं करना है कोई आप लोगों को, भैया बाद में मत कहना, क्योंकि अभी अलग अलग से वो मैं नहीं बता पाऊंगा। मैं इसलिए ऐसे बोल रहा हूं कि आप लोग अपनी वो उसमें रख लीजिए, सब लोग मीडिया में। नहीं तो क्या होता है सौरभ जी, एक बार फिर एक को मतलब एक भी भाई ने लिया तो फिर मुझे जो है 2-3 घंटे जो है इसी में लग जाते हैं। आज क्योंकि कल से राष्ट्रीय खेल भी प्रारंभ हो रहे हैं, तो अभी उसमें भी पूरी रात तक काम करना है, सब लोगों को तैयारी करनी है। विनोद दा, आप लोग तो मेजबान हैं यहाँ के। तो विवाह विच्छेद एवं उत्तराधिकार आदि से संबंधित नियमों का, इन सभी नियमों को समान कर दिया गया है। जैसे सभी धर्म के लोग अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार विवाह कर सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। कोई कह दे कि साहब जो है हम आनंद कारज करते हैं, हमारे मान साहब बैठे कहाँ गए हो हैं, तो आनंद कारज में कोई बदलाव नहीं, बल्कि आनंद कारज लागू किया है हमने तो इसमें। ये पहले जो है विदेश जाते समय बड़ी परेशानी होती थी। उधम सिंह नगर में बहुत लोग परेशान रहते थे, क्योंकि मैं वहां बचपन से रहा हूं उन सबके बीच में, तो वो सरल कर दिया। कोई अगर निकाह करता है तो निकाह किसी का रोका नहीं गया जी, जैसे पहले करते थे वैसे ही अब भी करेंगे। क्यों मनु जी, यही है ना,
जैसे पहले था वैसे ही रहेगा, और जो 7 फेरे लेते हैं, जो पवित्र बंधन, वो भी चलता रहेगा, उसमें कहीं कोई वो नहीं है। और जो मैरिज होती है कहाँ पर, वो लोग चर्च में होती है, वो भी वैसे ही है, उसमें कोई लेकिन सभी धर्मों में एक चीज ये जरूर की गई है कि सभी धर्मों में विवाह की जो न्यूनतम आयु है, लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष अनिवार्य कर दी गई है। मतलब 18 वर्ष से पहले नहीं कर सकते। वहीं दूसरी ओर सभी धर्मों में पति पत्नी को विवाह विच्छेद के पश्चात समान अधिकार देने के साथ ही पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरे विवाह को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। भाइयों बहनों, समान नागरिक संहिता में संपत्ति के बंटवारे और बाल अधिकारों के विषय में भी स्पष्ट कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों के अंतर्गत सभी धर्म और समुदाय में बेटी को भी संपत्ति में समान अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं। इसके साथ ही संपत्ति के अधिकार में बच्चों में क्या कोई दिक्कत है? इसके साथ ही संपत्ति के अधिकार में बच्चों में भी किसी प्रकार का भेद नहीं किया गया है। अर्थात प्राकृतिक संबंधों के आधार पर जन्मे, सहायक विधियों द्वारा जन्मे या लिव इन रिलेशनशिप आदि संबंधों द्वारा जन्मे बच्चों को भी संपत्ति में बराबर अधिकार माना जाएगा। वहीं दूसरी ओर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात उसकी संपत्ति को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच किसी प्रकार के मतभेद की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए मृतक की संपत्ति पर उसकी पत्नी, बच्चों एवं माता पिता को भी समान अधिकार प्रदान किया गया है। भाइयों बहनों, वर्तमान समय को देखते हुए युवक और युवतियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं युवाओं को सामाजिक समस्याओं से बचाने के उद्देश्य से इस कानून में लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। पंजीकरण कराने वाले युगल की सूचना रजिस्ट्रार उनके माता पिता या अभिभावक को देगा। ये जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। इसके साथ ही लिव इन के दौरान जन्मे बच्चों को भी उस युगल का बच्चा ही माना जाएगा और उस बच्चे को जैविक संतान के समान समस्त अधिकार प्राप्त होंगे। इसके साथ ही इस कानून के माध्यम से जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण की भांति विवाह और विवाह विच्छेद दोनों का पंजीकरण भी किया जा सकेगा। हाँ, एक बात हमारे में मीडिया के मित्र बार बार ये एक प्रश्न और करते हैं कि ये लिव इन रिलेशनशिप में आपने उनके बेडरूम तक चले गए हैं, आपने उनकी निजता को समाप्त किया है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी किसी की निजता को समाप्त करना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल और केवल उनके जीवन की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है। क्योंकि जब लिव इन रिलेशनशिप में जब वो रहते हैं तो बहुत आपस में उनका अच्छा संबंध होता है, लेकिन साथ में रहते हुए कई बार संबंध खराब हो जाते हैं और संबंध खराब होने के बाद मारपीट होती है, हिंसक घटनाएं होती हैं और बहुत बार इसमें हत्याएं भी हुई हैं। आप सबको दिल्ली का एक 2022 का एक केस हुआ था, श्रद्धा वालकर और आफ्ताब, जिसमें 300 लीटर के फ्रिज में श्रद्धा वालकर को काट के उसको डाल दिया गया था। इसलिए हमारा यह भी उद्देश्य है कि अब कोई भी श्रद्धा वालकर जैसी किसी भी बेटी के साथ, किसी भी बहन के साथ कोई आफ्ताब इस प्रकार की हैवानियत न कर सके। इसलिए हमने ये सब प्रावधान किए हैं। और हमारी सरकार के सरलीकरण के मंत्र के अनुरूप ये पंजीकरण एक वेब पोर्टल के माध्यम से भी अब आगे किया जा सकेगा। हमने समान नागरिक संहिता लागू करने के साथ ही इसके क्रियान्वयन हेतु एक प्रभावी एवं स्पष्ट नियमावली को भी लागू किया है और इस नियमावली के माध्यम से ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि किसी भी नागरिक को अपना रजिस्ट्रेशन करवाने में कोई समस्या ना आए। भाइयों बहनों, मुझे इस बात का भी आज गर्व है
कि जनसंघ के समय से, देश की आजादी के बाद से ही हमारी पार्टी ने जितने भी वैचारिक संकल्प रखे थे देश के समक्ष, वो चाहे कश्मीर से धारा 370 समाप्त करना हो, 3 तलाक समाप्त करना हो, सीएए का कानून लागू करना हो, या भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर बनवाना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम उन सभी संकल्पों को पूर्ण करने में सफल हुए हैं और केवल एक समान नागरिक संहिता का संकल्प बचा था, जिसे आज हमने उत्तराखंड में लागू करके इस संकल्प को पूर्ण करने की दिशा में भी अपने कदम बढ़ा दिए हैं। मैं आज के इस अवसर पर यह भी घोषणा करना चाहता हूं कि उत्तराखंड में अब 27 जनवरी का दिन समान नागरिक संहिता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से पतित पावनी मां गंगा देवभूमि उत्तराखंड से निकलकर पूरे देश भारत को अपने पवित्र जल से अभिषेचित करती है, जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से ये उत्तराखंड से निकलने वाली समान नागरिक संहिता की गंगा भी, ये समृद्ध धारा देश के सभी देशवासियों को निकट भविष्य में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, सभी को लाभ देगी। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय गृह मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करते हुए, आप सबका इतनी बड़ी संख्या में आप सब आए, आप सब लोगों ने भाग लिया और ध्यान से सारी बातों को सुना है, आपके माध्यम से जन जन तक जाएंगी। और मैंने आज ये भी कहा है कि राज्य के अंदर मुख्य सचिव महोदया बैठी हैं, राज्य के अंदर इसमें वाद विवाद की प्रतियोगिताएं हों, हमारे विश्वविद्यालय, विद्यालय, सभी जगह हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, क्योंकि डीजीपी साहब को मैंने बताया है कि वो भी इसमें इनिशिएटिव लेके सबको जो है बताएंगे कि आखिर चूंकि क्या है कि अब आज लागू हुआ है तो निश्चित रूप से सबको इसका लाभ मिलना है, अंततः जन जन का ये कानून बनना है, तो इसलिए हमको इस प्रकार के इनिशिएटिव भी लेने होंगे। पुनः सभी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।